हेलो हेलो एवरीवन। आज का विषय अपना है रक्तपित्त। चरकाचार्य जी ने ज्वर यह व्याधि के उल्लेख करने के बाद में रक्तपित्त इस व्याधि का उल्लेख किया है, क्योंकि ज्वर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब 103, 104, 105 के ऊपर जाता है, इसका मतलब शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, शरीर का पित्त बढ़ जाता है। उसके बाद ही रक्तपित्त की उत्पत्ति हो सकती है, या रक्तपित्त नाम का एक जो डिसीज़ है वह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ज्वर के बाद चरकाचार्य जी ने रक्तपित्त इस व्याधि का उल्लेख किया है। अब रक्तपित्त में विशेषतः यह बताया है कि पित्त की वृद्धि हो जाना, अतिपित्त बढ़ जाने के कारण वह रक्त के साथ मिक्स होकर रक्तपित्त इस नाम की व्याधि उत्पन्न करता है। पित्त भी गर्म होता है, रक्त भी गर्म होता है, तो दोनों ये उष्णता के कारण बढ़ने वाला रोग है। विशेषतः जब उष्णवीर्य और तिक्त ऐसे पदार्थ सेवन करने से, जैसे मसाले युक्त खाना, ज़्यादा अल्कोहल लेना या अति उष्ण ऐसे पदार्थों का सेवन कर लिया, बहुत ज़्यादा श्रम करने से भी शरीर के अंदर उष्णता बढ़ जाती है, शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, जिसके कारण अपने शरीर का पित्त की वृद्धि हो गई और वह रक्त में जाके मिक्स हो गया है। तो दोष दुष्ट समूर्छन्ना यानी पित्त रक्त के साथ मिक्स होकर रक्तपित्त व्याधि उत्पन्न करता है। अब यह रक्तपित्त व्याधि में विशेषतः लक्षण बताते हुए चरकाचार्य जी ने बोला है कि अपने शरीर के अंदर 9 मार्ग है बाहर निकलने के लिए। तो 9 मार्ग कौन से हैं? तो वहाँ बताया है 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, ये हो गए 6, एक हो गया मुख, ये हो गया 7, और जो अधोमार्ग है जैसे मूत्र मार्ग और पुरुष मार्ग, जिस मार्ग से पुरुष बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग, मूत्र, यहाँ 9 स्त्रोत्र, ये 9 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें से शरीर की ओपनिंग रहती है। उस ओपनिंग के मार्ग से रक्त का बाहर निकलना, उसे ही रक्त पित्त कहा गया है। विशेषतः यह 9 मार्ग में से रक्त का बाहर निकलना ही यानी रक्तपित्त है। तो ये 9 मार्ग में ही 2 अलग अलग रक्तपित्त है, जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त और अधोग रक्तपित्त। ऊर्ध्वक रक्तपित्त यानी जो 7 मार्ग है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, यह 7 मार्ग से अगर रक्त बाहर निकलता है तो उसे अपन ऊर्ध्वक रक्तपित्त बोलेंगे। तो मूत्र मार्ग और पुरुष मार्ग यानी मल मार्ग, इस मार्ग से रक्त का अगर शरीर से बाहर निकलता है, उसे चरकाचार्य जी ने अधोग रक्तपित्त बोला है। अब रक्तपित्त के भी वातानुसार 4 प्रकार बताए हैं: वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। सन्निपातज यानी तीनों दोषों को विकृत अगर हो गई और रक्तपित्त की निर्मित हो गई, तो शरीर के रोम रोम, छिद्र छिद्र जो होते हैं सर्वांग के ऊपर, स्किन के ऊपर, उसमें से अगर रक्त का बाहर आना, ये असाध्य रोगों में गिना जाता है। रोमकूपों से रक्त का बाहर लेना, ये त्रिदोषज अगर दोष विकृत हो गए और रक्त के साथ उन्होंने समूर्छना कर लिए, तो ऐसे इसमें रुग्ण का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चरकाचार्य जी ने इस व्याधि में बताते हुए बताया है कि अगर ऊर्ध्वमार्ग से रक्त निकलता है, जिसमें कफ की आधिक्यता होती है, तो यह याप्य समझा जाता है या साध्य समझा जाता है, जो इजीली दुरुस्त हो सकते हैं। क्योंकि कफ की ट्रीटमेंट ऊर्ध्वमार्ग में होने से, पित्त की ट्रीटमेंट यह विरेचन मार्ग से अपन शांत कर सकते हैं पित्त को, तो कफ को भी शांत करने के लिए अधोमार्ग से अगर दे दिए तो वो इजीली शांत हो जाएगा। लेकिन पित्त यहाँ विरेचक है, पित्त में विरेचन ट्रीटमेंट करना होता है, और रक्त की भी अगर अधोमार्ग से रक्तपित्त हो रहा है, मूत्रमार्ग या फिर पुरुष मार्ग से अगर रक्त बाहर निकल रहा है, तो यहाँ कठिन रोग हो सकता है।
अब यहाँ चरकाचार्य जी ने तो ये उल्लेख किया है। अब मैं बताता हूँ, अगर ब्रेन के अंदर कहीं हेमरेज हो गया, ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया और बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बार अपन ऐसे देखते हैं कि नाक से या कान से भी खून बहना चालू हो जाता है। मतलब ब्रेन के अंदर कोई इंटरनल हेमरेज ज़्यादा प्रमाण में हो गया, जैसे हाई बीपी के कारण या एक्सीडेंट के कारण अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई या हैवी क्वांटिटी में ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे कंडीशन में अपने को बहुत बार पाया जाता है कि कान से और नाक से भी खून का बहना हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऊर्ध्वक रक्तपित्त में अगर ब्रेन की कोई इंजरी है, आघातजन्य है, तो कान से भी रक्त या आँखों से भी रक्त का निकलना अपने को देखने में आता है। बहुत बार गर्मी के दिनों में शरीर की जब उष्णता बढ़ जाती है तो नाक से खून बहना, जिसको अपन घोना फूटने ऐसा बोलते हैं, नाक से, तो शरीर के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में अपन बाहर घूमने चले जाते हैं या सर के ऊपर बहुत धूप लग जाती है, तो बच्चों में अक्सर पाया जाता है कि नाक से खून का बहना चालू हो जाता है। यह साध्य है कि सादा सा पैच सुखा दो या बर्फ़ धीरे से कान के ऊपर लगा दो, चेहरे पे बर्फ़ लगा लो या शीत ट्रीटमेंट देने से भी यह व्याधि शांत हो जाती है, ब्लीडिंग शांत हो जाती है। यह हो गया कान, आँख और नाक से अगर इस टाइप से अगर ब्लीडिंग अपने को देखने आई, लेकिन नाक से और कान से अगर ब्लीडिंग होती है तो ये समझो ब्रेन के अंदर से वो ब्लीडिंग हो रही है, वो डेंजरस हो सकती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नाक से अक्सर पाया जाता है कि घोना फूटना, वो इजी है, साध्य है। वैसे ही मुंह से अगर रक्त निकलता है, जैसे वमन हो रहा है या पेट में अल्सर हो गया है या फिर रिफ्लेक्स ओइसोफेगाइटिस में बहुत बार ज़बरदस्त कोई डकारें आ रही है, तो ईसोफेगस के अंदर कोई चीज़ अगर इंजरी हो गई तो वहाँ से भी थूंकी के साथ या वमन के साथ या खेकरने से अगर मुंह से ब्लड निकलता है तो वह भी ऊर्ध्वक रक्तपित्त में होता है। वह जनरली गैस्ट्रिक अल्सर में ऐसा पाया जाता है। अगर स्टमक में अल्सर हो गया और वो वही फूट गया तो बहुत बार वमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा रक्त निकलता है, उसे अपन ऊर्ध्वक रक्तपित्त बोलेंगे। वह यहाँ उसका इमीडिएट डायग्नोसिस एंडोस्कोपी करके उसका डायग्नोसिस करके उसके ट्रीटमेंट देने से भी वह साध्य हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। लेकिन इंटेस्टाइन के नीचे के मार्ग से अगर कहीं इंटेस्टाइन में फोड़ा हो गया, अल्सर्स हो गया और वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ स्टूल मार्ग यानी पुरुष मार्ग से वहाँ ब्लीडिंग होती है। पुरुष मार्ग से जब ब्लीडिंग होती है तो उसके 3-4 कारण रह सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोई कांटा अगर फंस गया अतड़ियों के अंदर, आघातजन्य बोलेंगे उसको, उसके कारण भी अगर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई तब भी पुरुष मार्ग से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें भी अपन अधोग रक्तपित्त बोलेंगे। वैसे मल मार्ग में जैसे एनएस में पाइल्स हो गया या फिस्टुला हो गया या फिर फीशर हो गया, पाइल्स, फिस्टुला और फीशर, यह 3 रोगों में अक्सर गुद मार्ग से रक्त का बहना अक्सर पाया जाता है। यह अतड़ियों के रोगों में अधोमार्ग से जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके भी ट्रीटमेंट किया जाता है। यह पित्त के वृद्धि के कारण होती है ऐसा समझा जाता है। और एक है रेक्टम कैंसर या इंटेस्टाइनल कैंसर अगर है, बहुत बार रेक्टम कैंसर में पाइल्स समझा जाता है, लेकिन कहीं अगर डायग्नोसिस कैंसर पे आ गया तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है, वो अधोग रक्तपित्त में हो जाती है। अभी एक मूत्र मार्ग रह गया, तो मूत्र मार्ग से भी ब्लीडिंग होती है। उसके 2-3 कारण होते हैं। अगर स्टोन हो गया तो स्टोन के किडनी में स्टोन हो गया और स्टोन तोड़ने के लिए अपन ने कोई दवा दे रही या कुछ ट्रीटमेंट दे रहे, कोई सर्जरी हो रही, तो ऐसे कंडीशन में भी अगर वो स्टोन टूट के जब बाहर निकलता है, यूरेटर में से बाहर निकलते रहता है या यूरिनरी ब्लैडर को इंजरी देते हुए जब बाहर निकलते रहता है, तो बहुत बार लाल कलर की पेशाब आ जाती है, लाल कलर का मूत्र आ जाता है। वहाँ भी एक मूत्र मार्ग से
रक्त का बहना यहाँ अधोग रक्तपित्त में काउंट हो जाता है। तो इस टाइप से मूत्र मार्ग से और मल मार्ग से इन डिसीज में रक्त का बहना यहाँ अधोग रक्तपित्त में पाया जाता है और इनकी ट्रीटमेंट शीत ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में अपन देखेंगे कि पित्त के वृद्धि के कारण, उष्णता के कारण यह डिसीज, यह व्याधि होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी अपने को शीत करना होता है। जैसे चंदन हो गया या स्तंभन ट्रीटमेंट, यानी रक्त को स्तंभन करने वाली ट्रीटमेंट देती है। जैसे अपन ऊर्ध्वक रक्तपित्त में प्याज सुंघाते हैं या बर्फ़ का लेयर दे देते हैं या ठंडी चीज़ों से उसको सिकाई कर लेते हैं, सर के ऊपर बर्फ़ का गोला रख देते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं। कि शीत ट्रीटमेंट के साथ साथ कषाय ट्रीटमेंट देने से रक्त स्तंभन कार्य अच्छा होता है। तो रक्त स्तंभन कार्य करने में विशेषतः बिल्व यानी बेल के पत्ते, जैसे दुर्वा, गणपति को अपन उसका जो ये करते हैं, गणपति को वहाते हैं, तो वो जो दुर्वा होता है वो दुर्वा भी रक्त स्तंभक बहुत अच्छा कार्य करता है। तो दुर्वा से बनी हुई जो ड्रग है, वैसे शीतल जल है, वैसे प्राणायाम में एक शीतली प्राणायाम है। जैसे प्राणायाम में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला एक शीतली प्राणायाम है, जिससे ईसोफेगस के अंदर कहीं छोटी मोटी इंजरी के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही है या खेकरने से या बहुत ज़्यादा उल्टी करने के कारण छोटा मोटा अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप शीतली प्राणायाम करके अपने शरीर के पित्त को शांत करके भी इस प्रकार के ऊर्ध्वक रक्तपित्त को शांत कर सकते हैं। तो प्राणायाम से ऐसे दुर्धर, ऐसे कई कठिन ऐसे रोग भी आराम से दूर हो सकते हैं। तो स्पेशली रक्तपित्त में प्राणायाम का जब उल्लेख आता है तो शीतली प्राणायाम यह बहुत अच्छा गुणकारी पाया जाता है। शरीर के अंदर का पित्त कम करने के लिए शीतली प्राणायाम का बहुत अच्छा योगदान है। वैसे ही अपने शरीर के अंदर आंतरिक ज्वर हो गया, टाइफाइड का ज्वर हो गया, तो उसमें भी इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर छाले आ जाते हैं। वैसे रक्तातिसार, अगर बहुत ज़्यादा अतिसार हो रहा है और अतिसार से पेशेंट गल जाता है और इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का अल्सर है, तो उसमें से खून निकलता है, उसे रक्तातिसार कहते हैं। और एक बीमारी आंतड़ियों की है जिसे एमीबियासिस बोलते हैं, प्रवाहिका। प्रवाहिका में भी छोटे छोटे अल्सर्स आंतड़ियों के अंदर हो जाते हैं और वो स्टूल के साथ, पुरीश के साथ थोड़े मात्रा में रक्त का आना अक्सर पाया जाता है। तो स्टूल टेस्ट में अपन देखते हैं कि स्टूल टेस्ट में आरबीसीज दिख पड़ते हैं। आरबीसीज आ रहा है मतलब इंटेस्टाइन से कहीं से तो भी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा समझा जाता है। तो कोलोनोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपी करके भी इसका निदान किया जाता है। और एक स्टमक में बहुत बार पॉलिप्स होते हैं, जैसे एनल ठिकान में पाइल्स होते हैं, वैसे स्टमक में अक्सर पॉलिप्स दिख सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर अगर पॉलिप्स हो गया और वो थोड़े दिनों बाद अगर फूटता है तो इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो जाती है। इस डिसीज़ का डायग्नोसिस करना बहुत कठिन हो जाता है कि वो पॉलिप्स ना तो जलन करता है, ना ही वेदना करता है स्टमक में, ना ही कुछ, लेकिन धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में ड्रॉप 2 ड्रॉप दिन में, हर दिन 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप अगर ब्लड जाता है स्टूल के साथ, बहुत बार 2-4 ड्रॉप अगर स्टूल के साथ ब्लड पास हो रहा है और ऊपर से आ रहा है इंटेस्टाइन से, जैसे स्टमक से आ रहा है या पॉलिप्स के कारण से आ रहा है, तो स्टूल में पता भी नहीं लगता पेशेंट को कि ब्लड जा रहा है और धीरे धीरे एनीमिक कंडीशन चालू हो जाती है, खून की कमी चालू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उसमें बार बार प्रवाहिका नहीं है, रक्तातिसार नहीं है, पाइल्स नहीं है, फिस्टुला नहीं है, रेक्टम में कहीं कुछ वेदना नहीं है, लेकिन पेशेंट का हीमोग्लोबिन डाउन होते रहता है, पेशेंट वीक होते रहता है, पूरी टेस्ट हो जाती है, पता ही नहीं लगता। ऐसे कंडीशन में एंडोस्कोपी करने से स्टमक में कहीं पॉलिप्स अगर दिख गया है तो उस पॉलिप्स के कारण भी एनीमिया आ रहा है और उसकी ट्रीटमेंट करने से ये डिसीज़ दुरुस्त हो जाती है। बहुत डायग्नोसिस में बहुत कठिन ऐसी एक व्याधि है पॉलिप्स इन स्टमक। तो यह एंडोस्कोपी में ही डायग्नोसिस हो जाता है। तो इस टाइप से जो रक्त अधोमार्ग से बहना, जिसे अपन चरकाचार्य जी ने रक्तपित्त कहाँ है, तो इसकी ट्रीटमेंट है बिल्वा, दुर्वा,
दुर्वा को ही अपन उशिर उशिर बोलेंगे, संस्कृत को दुर्वा को। इसमें उशिरासव नाम से एक औषधि आती है जो काढ़ा बनाते हैं उशिरासव। वो उशिरासव ऐसे अधोग रक्तपित्त और ऊर्ध्वग रक्तपित्त में बहुत ही कारगर साबित हुई है। और मैं बहुत बार ऐसे पित्त बढ़े हुए पेशेंट को उशिरासव, क्योंकि उशिरासव ही ये शीतवीर्य है। दूसरी बात स्तंभक है, तो अधोग रक्तपित्त में या ऊर्ध्वग रक्तपित्त में उशिरासव का बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया गया है। और इस टाइप से जो शीत ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पित्त की और रक्त की उत्तम ट्रीटमेंट है। ठंड पे विलेपी या ऐसे कंडीशन में खिचड़ी देना, यानी पेय देना, विलेपी देना, या यानी सॉफ्ट ऐसी आहार का सेवन करना, यह रक्तपित्त में करना चाहिए, इसकी यह ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि रक्तपित्त को आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। शरीर से किसी भी मार्ग से, अपने शरीर के ऊर्ध्व या अधो किसी भी मार्ग से रक्त का बाहर निकलना, यह अभी जो बताया इतने रोगों के कारण यह हो सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट समय टू समय डायग्नोसिस करके प्रॉपर उसकी चिकित्सा करना चाहिए। धन्यवाद।